हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑकस बनने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को लगाया है कॉल। जी हां दोस्तों, और कह दी है ऑकस को लेकर बड़ी बात और हिंद महासागर में साथ करेंगे काम। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फ्रांस आता नजर आ रहा है। दोस्तों क्या अब ऑकस जैसी डील भारत के साथ होगी? दोस्तों क्या भारत को भी और भी बहुत सारी परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली है? दोस्तों बताएंगे आखिर क्या हुआ मोदी जी के साथ बातचीत। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर तालिबान ने फाड़ा ट्रक पर लगा पाकिस्तानी झंडा और खुशी से चिल्लाते दिखे दूसरे आतंकी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान का झंडा फाड़ा गया है दोस्तों तालिबानियों के द्वारा। साथ ही आपको उससे आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सेना से ज्यादा हमने खिलाड़ियों के लिए फौज लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, बौखलाते हुए पाकिस्तानी गृह मंत्री ने न्यूजीलैंड की टीम को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहा है उनके सुरक्षा को लेकर। दोस्तों चिढ़ते हुए, बौखलाते हुए, रोते हुए बड़ी बात कह दी है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहाँ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा तालिबान को लेकर, भस्मासुर बन गया तालिबान, अपने ही सुप्रीम लीडर अंखुदजादा का कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है दोस्तों, और मुल्ला बरादर को बना लिया है बंधक। अभी की सबसे बड़ी खबर ये भी है। इससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर कौन है वो नेता जिसके लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर सकती है दुनिया के लोग। जी हाँ दोस्तों, यूएनजीए में दुनिया भर के नेताओं में उस नेता का नाम आया है दोस्तों जिसके लिए पूरी दुनिया सबसे ज्यादा इंतजार कर सकती है। बताएंगे दोस्तों, कोई और नहीं, आप सभी जानते हैं उस नेता का नाम। दोस्तों अगर खबर सुनने से पहले ही पहचान गए तो कमेंट में पहले ही कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों किस नेता की बात चल रही है। आपको बताएंगे आखिर क्या है पूरी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर रमीज राजा ने बड़ी धमकी दी है दोस्तों भारत को लेकर। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत पर रात में हमले की तैयारी कर रही है चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, अभी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे आखिर कौन कौन से साजो सामान भारत के बॉर्डर के नजदीक पहुंचाया है चाइना ने। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है चाइना को लेकर। साथ ही बताएंगे जहां पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पीएम ओली ने एसजे शंकर पर बड़ा आरोप लगाया दोस्तों, यानी अपने विदेश मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि नेपाल आकर के एसजे शंकर ने हमको धमकाया है। दोस्तों लेकर चलेंगे इस पूरे खबर की तरफ, आपको बताएंगे क्या है वाकई ये खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे आखिर कब लागू होने वाला है जनसंख्या नियंत्रण कानून। योगी जी ने इस पर एक बात बोली है दोस्तों, बताएंगे आपको क्या है वो बात। साथ ही बताएंगे जहां पर पोस्ट ऑफिस की बहुत जबरदस्त स्कीम है दोस्तों, मात्र 10,000 लगाएं और पाएं 16 लाख रुपए। सभी डिटेल आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जिन भी भाइयों और बहनों के खाते में एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी नहीं आ रही है दोस्तों, बताएंगे आखिर वो पैसा आपके अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों सिलेंडर का सब्सिडी का पैसा क्यों नहीं आ रहा आपके अकाउंट में दोस्तों, इसीलिए जानने के लिए बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ऑकस बनने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगाया कॉल। कहा हिंद महासागर में साथ करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत की है। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत की है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा ऑकस ग्रुप बनाने के बाद मैक्रोन ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मैक्रोन और मोदी ने अफगानिस्तान में संकट जैसे मसलों पर भी चर्चा की है। दोस्तों बता दें दोनों नेताओं ने खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने की अपनी सामान्य इच्छा की पुष्टि की है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य किसी भी तरह के आधिपत्य को खारिज करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देना है। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस, आतंकवाद आदि को लेकर भी बातचीत की है दोस्तों। और आपको बता दें जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया द्वारा फ्रांस के साथ अपने पिछले परमाणु पनडुब्बी सौदे को रद्द करने के बाद फ्रांस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत
राजदूतों को वापस बुला लिया था दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मीटिंग भी रद्द कर दी। तो ऐसे में भारत को फोन मिलाना दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की परमाणु पनडुब्बी की कमी को पूरा किया जा सकता है दोस्तों। जी हाँ, अभी तक की जो रिपोर्टिंग आ रही है और जो बड़े खुलासे उसमें यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं फ्रांस भारत को परमाणु पनडुब्बी बनाने में बड़ा मदद कर सकता है दोस्तों, बड़ी हेल्प कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी खुश हैं दोस्तों कि भारत को कहीं ना कहीं परमाणु पनडुब्बी की बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल दुश्मन देश ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे में भारत को भी एडवांस होना बहुत जरूरी है। तो आप भी कमेंट में थैंक यू फ्रांस पीएम जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और कितने भाई बहन ये चाहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां होनी चाहिए, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने फाड़ा ट्रक पर लगा पाकिस्तानी झंडा, खुशी से चिल्लाते हुए दिखे दूसरे आतंकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर तालिबान में मचा घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी बीच तालिबान के लड़ाके भी अब पाकिस्तान का खुलकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से राहत सामग्री लेकर आए एक ट्रक को तालिबान लड़ाकों ने रोक दिया था। लड़ाकों को आपत्ति थी कि इस ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा हुआ है। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते एक लड़ाके ने ट्रक के आगे लगा पाकिस्तान का झंडा निकाल लिया और उसे कैमरे के सामने ही फाड़ दिया। और इस घटना का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों देश विदेश में। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था दोस्तों और आज उसी आतंकवाद ने पाकिस्तान को नकार दिया है दोस्तों। तो अपनी राय सुझाव अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां न्यूजीलैंड की सेना से ज्यादा हमने उनकी खिलाड़ियों के लिए उनसे ज्यादा फौजें लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से बौखलाहट के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों के चलते क्रिकेट सीरीज खेलने से मना कर दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी फैंस निराश है और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट इस घटना को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और अब इस मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का भी बयान आया है। उन्होंने आसमा सिराजी को दिए इंटरव्यू में सीरीज रद्द होने को लेकर निराशा जताई है दोस्तों। शेख रशीद ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कहा है कि रूस में यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स मरे, अमेरिका में कुछ दिनों पहले हमले में लोग मारे गए, खुद न्यूजीलैंड में इतने लोग मर चुके हैं। हमने तो न्यूजीलैंड के लिए अपनी इतनी फौज लगा दी थी कि न्यूजीलैंड की आर्मी या न्यूजीलैंड की सारी सिक्योरिटी फोर्स को भी मिला लिया जाए तो भी उनकी संख्या इतनी नहीं होगी जितनी हमने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सुरक्षा में इतनी आर्मी लगा दी थी। न्यूजीलैंड को अगर किसी तरह का अंदेशा था तो उन्हें प्रैक्टिस मैच के दौरान ही बताना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, बता दे दोस्तों, जब शेख रशीद से पूछा गया कि न्यूजीलैंड की सुरक्षा से जुड़ा ईमेल कहां से आया तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इन्वेस्टिगेशन के सहारे ये पता लगा लेंगे कि ये ईमेल आखिर आया कहां से। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत इस मसले में एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रोल अदा करने जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की तरह अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है और भारत के दिमाग में से ये खुमार नहीं निकल रहा है। शेर की हड्डियों में हिंदुस्तान 1.5 शेर बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत को लेकर बड़ी आलोचना की गई है दोस्तों और इसमें भी भारत को घसीट रहा है। जिस प्रकार से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स दोस्तों पाकिस्तान छोड़कर वापस चले गए थे, उसको लगता है कहीं ना कहीं भारत का इसमें बड़ा हाथ है, लेकिन भारत दोस्तों भाव तक नहीं देता पाकिस्तान को और ये घटना करवाने की तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे शेख रशीद को कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकवाद के देशों में कोई अलग देश के प्लेयर आखिर क्यों रुके, तो आप भी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भस्मासुर बना तालिबान, अपने ही सुप्रीम लीडर अंखुदजादा का कर दिया कत्ल, साथ ही मुल्ला बरादर को बना लिया बंधक। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद आपस में खूनी संघर्ष ने तालिबान को बड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया है कि कुर्सी की इस लड़ाई में तालिबान के सर्वा हिबतुल्ला अंखुदजादा की मौत हो गई और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। सत्ता के लिए ये संघर्ष तालिबान के ही दो धड़ों के बीच हुआ है दोस्तों। मैगजीन ने यह भी बताया है कि हक्कानी धड़े के साथ इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्ला बरादर को ही पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ब्रिटेन की मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर महीने में तालिबान के दोनों धड़ों की बैठक हुई थी। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब हक्कानी नेता खलील उल रहमान हक्कानी
अपनी कुर्सी से उठा और उसने बरादर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। बरादर लगातार तालिबान सरकार के कैबिनेट में गैर तालिबानी और अल्पसंख्यकों को भी जगह देने का दबाव बना रहा था ताकि दुनिया के अन्य देश तालिबान सरकार को मान्यता दे सके। और ऐसे में दोस्तों ये ना पसंद करते हुए हक्कानी ने बरादर को बंधक बना लिया है दोस्तों, और साथ ही अंखुदजादा को भून डाला है गोलियों से दोस्तों, उसका कत्ल कर दिया गया। ऐसे में ये बड़ी खबर थी अफगानिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूएनजीए में दुनिया भर के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा इंतजार होता है दोस्तों। टीएस तिरुमूर्ति का बड़ा बयान आया है, इस पर बता दें यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रतीक्षित नेता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो कि दुनिया के सबसे अहम मुद्दे हैं, साथ ही जिसकी भारत के लिए भी महत्वता है। तिरुमूर्ति ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं पीएम मोदी 25 सितंबर को यूएनजीए के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यूएनजीए के 76वें सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को हुई है, जिसमें उच्च स्तरीय बैठकें आज से शुरू होंगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले नेता के रूप में अगर आप भी खुश हैं तो सुझाव राय कांग्रेचुलेशन मोदी जी जरूर कह दीजिएगा, क्योंकि मोदी जी में बात ही अलग है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं तो मोदी है मुमकिन है, जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रमीज राजा की बड़ी धमकी, कहा अब भारत की तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम को भी निशाने पर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा है कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने के बाद भारत की तरह ये टीमें भी अब उसके निशाने पर आ गई हैं। राजा ने कहा है कि लगता है कि पश्चिमी गुट लाम बंद हो गया है तथा उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य अब 3 टीमों को हराना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इनके सुझाव से तो यही लगता है कि पता नहीं अपने आप को कितने बड़े ये लोग क्रिकेटर समझते हैं दोस्तों। इनको लगता है कि यही सारे क्रिकेटर्स को हरा देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे का प्लान गठित हो गया है दोस्तों। जो बाइडेन से मुलाकात होगा, आतंकवाद अफगान पर इनका संवाद होने वाला है। बता दें पीएम मोदी 23 सितंबर को सुबह अमेरिका के टॉप सीईओ से मिलेंगे। इसमें एप्पल के सीईओ टीम कुक भी शामिल है। इसी दिन पीएम अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगी। 23 सितंबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन और जापान योशिहिदे सुगा के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड देशों के नेताओं के डिनर की मेजबानी करेंगे। फिर 24 सितंबर को पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन संग द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं दोस्तों। हर तरह की जानकारी हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देते हैं दोस्तों, इसीलिए चैनल पर नए हैं और खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत पर रात में हमले की तैयारी कर रही है चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने हिमालय से लगती भारतीय सीमा पर रात में जंग लड़ने का अभ्यास किया है। इसमें कई नए और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। चीन का कहना है कि यह अभ्यास नए हथियारों से अपने सैनिकों को परिचय कराने के मकसद से किया गया है। चीनी सेना पीएलए चाहती है कि भारतीय सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिक उच्च क्षमता का प्रदर्शन करे। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना के एक कंपनी कमांडर यांग ने कहा कि हमने अपने शेड्यूल को बदला है और सैनिकों से मांग की है कि वे अधिक ऊंचाई वाले इलाके में प्रशिक्षण के लिए उच्च क्षमता का प्रदर्शन करे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चीनी सेनाओं को रात में लड़ने की आदत नहीं है दोस्तों। रात में वो नहीं लड़ पाते और ऐसे में उनको रात में लड़वाने का अभ्यास करवाया जा रहा है। इससे दोस्तों ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं भारत के साथ फिर झड़प जल्द ही कर सकता है चाइना दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं अपने भारतीय सेना में वो शौर्य बल ताकत है तो जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर नेपाल के पूर्व पीएम ओली का बयान, कहा भारतीय एस जयशंकर ने आकर हमें धमकाया था। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। ओली ने दावा किया है कि साल 2015 में भारत के तत्कालीन विदेश सचिव और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के नए संविधान में भारत की मांग के अनुरूप संशोधनों को लेकर दबाव बनाया था। ओली ने कहा है कि एस जयशंकर ने नेपाल के शीर्ष नेताओं को धमकी दी थी कि वे मौजूदा प्रारूप में संविधान को लागू न करें। केपी शर्मा ने कहा है कि हमें ये भी चेतावनी दी गई थी कि अगर नेपाल के संविधान को भारत के सुझावों के खिलाफ बनाया
गया तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेपाल ने 20 सितंबर 2015 को अपना नया संविधान लागू किया था। हालांकि नेपाल के नए संविधान के खिलाफ भारत से सटे दक्षिण नेपाल के जिलों में काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। दोस्तों आप सभी को याद होगा, और ऐसे में ये बेबुनियाद ओली की तरफ से दोस्तों आरोप लगाए जा रहे हैं अपने यानी भारतीय विदेश मंत्री पर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा अगर आप भी मानते हैं। इसी वजह से आज केपी शर्मा ओली नेपाली प्रधानमंत्री नहीं है, अपने कर्मों की ही वजह से। तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कोविशील्ड के अपमान को लेकर भारत ने दी है जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। कहा ब्रिटेन के नियमों को बताया भेदभावपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता न देने के निर्णय को भेदभावपूर्ण बताया है। दोस्तों हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि विवाद का हल अवश्य निकलेगा। यदि ब्रिटेन नहीं माना तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों श्रृंगला ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को यूके के नए विदेश सचिव के सामने मजबूती के साथ उठाया है और मुझे बताया गया है कि इस मुद्दे के हल के लिए ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस रोधी टीके कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। इसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये टीका बड़ी तादाद में ब्रिटेन भी भेजा गया और अब इसे मान्यता नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों जिसके जवाब में भारत ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर को लेकर चौधरी बन रहा सऊदी अरब। कहा हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पाकिस्तान और भारत मान जाते हैं तो हम उनको मध्यस्थता के लिए स्थान देने के लिए तैयार हैं। एक टेबल पर हम उनको लेकर आएंगे और बीच में हम बैठेंगे, हम मध्यस्थता करवाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मीडिएटरों का बहुत बुरा हाल हुआ है, दोस्तों इतिहास गवाह। और ऐसे में सऊदी अरब फिर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर रहा है, वो भी कश्मीर को लेकर। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी पूर्व अधिकारी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ अधिक समन्वय की जरूरत है, पाकिस्तान पर दोबारा सोचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की एक पूर्व राष्ट्र सुरक्षा अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक से पहले कहा है कि अमेरिका को आतंकवाद से निपटने के लिए अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत के साथ अधिक समन्वय स्थापित करने और इस मामले में पाकिस्तान के साथ संबंधों पर दोबारा सोचने की आवश्यकताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान सरकार ने हिंदुओं के सबसे बड़े गुनाहगार पाकिस्तानी मौलवी को ही बना डाला पहरेदार। जी हाँ दोस्तों, नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आई इमरान सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गई है। दोस्तों इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाने वाले कुख्यात मौलवी मियां मिट्टू को ही प्रस्तावित जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून में हिस्सा लेने के लिए न्योता दे डाला है। दोस्तों अल्पसंख्यकों के इस सबसे बड़े दुश्मन को बुलाए जाने से स्थानीय हिंदू और ईसाई समुदाय काफी नाराज है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या सुझाव होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान से दोस्तों बहुत अच्छी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रशासनिक सेवा में एक हिंदू लड़की है। पहले प्रयास में ही उसने CSS परीक्षा को पास कर लिया है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की शिकारपुर की रहने वाली सना रामचंद्र गुलवानी पर आज हर किसी को नाज है। वो पहली हिंदू लड़की होंगी जो पाकिस्तान में प्रशासनिक सेवाएं देंगी। 27 वर्षीय सना ने अपने पहले ही प्रयास में पाकिस्तान की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी CSS को पास कर लिया है। दोस्तों पाकिस्तान की CSS परीक्षा एक तरह से भारत में होने वाले सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह ही है, जिसके बाद अभ्यर्थी चयनित होकर प्रशासनिक सेवाओं में जाता है। दोस्तों ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों सना रामचंद्र गुलवानी को। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। कहा सही समय पर धूमधाम से आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सही समय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लेकर आएगी। उन्होंने हर चीज का एक सही समय होता है और इससे सही जगह पर करना होता है। जब जनसंख्या कानून लाया जाएगा तो ये मीडिया के ज्ञान में धूमधाम से किया जाएगा, क्योंकि हम चुपचाप कुछ भी करने में विश्वास नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में लाना चाहिए? दोस्तों बताइएगा जरूर। देखते हैं कितनी भारतीय जनता चाहती है इस रूल को
को लाने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास में तोड़ फोड़ कर दी गई है दोस्तों। हिंदू सेना के 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसको लेकर बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नई दिल्ली के अशोका रोड स्थित आवास में कथित रूप से तोड़ फोड़ की गई है दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर असम में एनआरसी लागू करने को लेकर दिल्ली में मंथन जारी। गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने की है इसको लेकर अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, से जुड़ी जो भी बातें आएंगी सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पोस्ट ऑफिस की जबरदस्त स्कीम आई है दोस्तों। 10,000 लगाएं और पाए 16 लाख रुपए। बता दें क्या है खबर। पोस्ट ऑफिस आरडी डिपॉजिट अकाउंट बेहतर ब्याज दर से 7 छोटी किस्तों जमा करने के एक सरकार की गारंटी योजना है दोस्तों। इसमें आप महज 100 रुपए के छोटे से अमाउंट से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। निवेश की अधिकतम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा डाल सकते हैं। इस स्कीम के लिए अकाउंट 5 सालों के लिए खोला जाता है। हालांकि बैंक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा देती है। इसमें जमा पैसों पर ब्याज कैलकुलेट हर तिमाही यानी सालाना रेट पर होता है और इसे हर तिमाही आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कितना ब्याज मिलेगा। दरअसल फिलहाल 5.8% का ब्याज मिल रहा है और ये नई दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है। आपको बता दें, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं तो 5.8% के ब्याज दर से मैच्योरिटी 10 साल बाद आपको 16,28,963 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है दोस्तों। बड़ी अच्छी स्कीम है। चाहे तो आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। कितने भाई बहन चाहते हैं ऐसी स्कीम लाना, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आखिर क्यों आपके खाते में नहीं आ रही एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी। कहीं मोदी सरकार ने इसे बंद तो नहीं कर दिया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं, इसे बंद नहीं किया गया है। दरअसल घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी अब ना मिलने की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। लोगों में चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं मोदी सरकार ने गैस पर सब्सिडी देनी बंद तो नहीं कर दी है। कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं कि खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने के चलते उनके बैंक अकाउंट से पेनल्टी भी कट जा रही है। पहले नियमित रूप से खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी आ जाया करती थी, लेकिन अभी कुछ महीने से एलपीजी पर सब्सिडी नहीं आ रही है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में जो डिफरेंस होता है उसे ही सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों। दरअसल नॉन सब्सिडी और सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, इसीलिए सब्सिडी अभी बंद है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये अंतर ज्यादा होगा दोस्तों, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो आपके अकाउंट में स्वतः पैसा आ जाएगा। तो कितने भाई बहन को लगता था कि ये स्कीम कहीं बंद तो नहीं हो गई, या फिर कितने भाई बहनों के अकाउंट में अभी तक दोस्तों सब्सिडी का कुछ महीनों से पैसा नहीं आया है, जिनको ये डर लगता था? बताइएगा जरूर दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही लगी है और लगा है कि आपके दिल तक हमने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।